अब मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं एक्सरे क्यों नहीं करा रहे हैं, एक्सरे करने से क्यों डर रहे हैं, और जहां भी जा रहे हैं आप नोटिस कीजिए कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं। कास्ट सेंसस साफ दिखा देगा कि हिंदुस्तान में लोग कितने हैं, कौन है, कि हम कास्ट सेंसस को इंप्लीमेंट करेंगे। सिर्फ ये नहीं मगर ये भी डिसीजन लिया है कि हम बीजेपी पर दबाव डालेंगे और उनसे करवाएंगे। अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर उन्हें परे हो जाना चाहिए, क्योंकि देश कास्ट सेंसस चाहता है। हिंदुस्तान में जो भागीदारी ओबीसी की होनी चाहिए, दलितों को की होनी चाहिए, आदिवासियों की होनी चाहिए, हमें लगता है कि वो उनको नहीं मिल रही है, सस्पिशन है। अब हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि हम एक्सरे कराना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि क्या ये सच्चाई है इसमें या नहीं। नरेंद्र मोदी एक्सरे कराने से क्यों डर रहे हैं? वानखेड़े राहुल गांधी ने आज 4 मुख्यमंत्रियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बहुत आम था, जैसे चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, भूपेश बघेल, अशोक गहलोत और बाकी 2 मुख्यमंत्री, सिद्धारमैया कर्नाटका से खासतौर से और हिमाचल के मुख्यमंत्री, चारों मुख्यमंत्री के साथ राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए या आने वाले थे, सूचना मिली तो मुझे लगा पता नहीं क्यों अचानक हुआ कि 4 सीएम आ रहे। तो पता चला कि पूरा एजेंडा सिर्फ ये था, जातिवार जनगणना, ओबीसी को लेकर वही सारी बातें राहुल गांधी ने कही जो राहुल गांधी अब रैलियों में लगातार संसद से शुरू हुए और रैलियों में लगातार उठा रहे कि ओबीसी को उसकी हिस्सेदारी नहीं है, ओबीसी की भागीदारी नहीं है। यहां तक कि उन्होंने सामने बैठे प्रेस वालों से भी पूछा, आप में ओबीसी कितने, एससी कितने, एसटी कितने, और लगातार ये बात उनकी तरफ से मुख्यमंत्री और वो सब कहते रहे। क्या आपको लगता है कि अगले 6 महीने, 5.5 महीने में जो लोकसभा चुनाव है और अभी 1.5 महीने में जो विधानसभा चुनाव है, इसमें ओबीसी को लेकर अगर राहुल गांधी इतनी मजबूती से एजेंडा बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या ये बड़ा कोई ऐसा इसमें मुद्दा बन सकता है? मुद्दा बन चुका है अजीत जी, खासकर जब महिला आरक्षण लाकर महिला शक्ति वंदन अधिनियम नया नाम देकर आपने एक मास्टर स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया और वो मास्टर स्ट्रोक आपका फंस गया। मतलब बॉल तो उछली लेकिन कैच चला गया, क्योंकि फिर ओबीसी आ गया उसके साथ। और जब ओबीसी की मांग निकली तो उसके चंद दिनों बाद ओबीसी का जातिगत जनगणना के आंकड़े आ गए बिहार में। और उसके बाद एनडीए के जो घटक दल है, मतलब इंडिया तो और मजबूत हो गया और एनडीए के घटक दल में, एनडीए में क्रैक दिखने शुरू हो गए। कई एनडीए के घटक दल के जो पार्टियां थी, राजनीतिक दल, उन्होंने भी जातिगत जनगणना की डिमांड करना शुरू कर दी। प्रधानमंत्री इसका काट एक ही बात बार बार दोहरा रहे हैं कि ये हिंदू धर्म को बांटना चाहते हैं। पहले उन्होंने कहा कि ये ओबीसी क्या करते हैं, ओबीसी के लिए तो ये दुश्मन है। देखिए, मैं ओबीसी प्राइम मिनिस्टर हूं तो मुझे गाली देते हैं, सारे मोदियों को गाली देखा आपने तो बोला, देखा है कोर्ट में क्या हुआ। उसके बाद ये कहते हैं कि मैंने दलित राष्ट्रपति बनाया तो उनने उसके खिलाफ उम्मीदवार उतारा क्योंकि वो दलितों के खिलाफ है। फिर राष्ट्रपति एक मैंने आदिवासी उतारा तो उसके खिलाफ उम्मीदवार उतार के उन्होंने आदिवासियों का अपमान किया। तो आप जब दलित, आदिवासी, ओबीसी स्वयं ही गिना रहे अपने भाषण में, आपके करतूतों में, तो फिर विपक्ष यदि कहता है कि भाई जाति गणना करो, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, इसे दे दो, सत्ता में भागीदारी दे दो। तो भागीदारी देने में आपको जनगणना करने में प्रॉब्लम क्या है? आप किस बात से डर रहे हैं? क्योंकि आपने एक लाइन ली कि हम नहीं करेंगे, अब आपको शर्म आ रही है कि विपक्ष के कहने पे मना रखे। ये ऐसा ही हुआ जैसा आपका किसान बिल हो गया, 3 किसान बिल आंदोलन, हाँ। एक साल तक आंदोलन होने देने गया। ये किसी हालत में मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही है, लोग मर रहे थे, 700 किसान मर गए, मेरे लिए मरे क्या, ये प्रधानमंत्री के शब्द थे। लेकिन बिल के ऊपर टस से मच नहीं हुई। जैसे ही उत्तर प्रदेश के चुनाव आ गए, ये एकदम इन्होंने यू टर्न ले लिया। क्यों यू टर्न ले लिया? चुनाव का हार। अभी देखना, यदि विधानसभा चुनाव में हार दिखी 5 राज्यों में, ये लोकसभा में अपने घोषणा पत्र में अनाउंस करेंगे कि अगला जातिगत जनगणना हम करवाएंगे। इन्हें यू टर्न लेने में टाइम नहीं लगता। लेकिन यदि किसी एक पॉइंट पे
सत्ता पक्ष इरिटेट होता है और बॉडी लैंग्वेज भी बदलती है और भाषा भी बदलती है, स्टंबल भी करने लगते हैं, जब जवाब नहीं दे पाते, जब फंस जाते हैं तो विपक्ष तो वही फंसाएगा। उनको ये समझ में आ गया कि एक दुखती रग पकड़ ली उन्होंने, जातिगत जनगणना, और उसके चक्कर में अच्छा राहुल गांधी ने पहले ही बोला कि हमने गलती करी, हमारे से ब्लंडर हुआ, हमको पहले ही कर लेना चाहिए था, जब ये बिल आया तभी हमको महिलाओं के लिए ओबीसी में रिजर्वेशन देना था। अब हमने गलती करी, हम मान रहे हैं, उसकी सजा भी हमने भुगती है। नई सरकार तो गलती ना करे, नई सरकार तो दे। अब ये फिर फंस गए। अभी देखो ये महिलाओं के लिए बहुत चिल्ला रहे थे, महिला 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 आरक्षण, महिला वंदन, महिला शक्ति, मेरी बहनें मेरे भाई, मैं गैस सिलेंडर देता हूं ना, क्या क्या ये भाई नहीं करता। आज 41 लोगों की लिस्ट आई है, पहली लिस्ट, उसमें मात्र 3 महिलाएं हैं राजस्थान में, 6%। मध्य प्रदेश में आज की जो लिस्ट है वो 57 उम्मीदवार की है, उसमें 5 महिलाएं हैं, 10%। और छत्तीसगढ़ में 55 की लिस्ट आई, 8 महिला है, 16-17%। 33% आपको महिलाओं को देने के लिए किसने रोका भाई? इसके लिए आपको कोई रूल तो नहीं है। आप लोकसभा में छोड़िए, विधानसभा में तो देखिए, अरे उम्मीदवार तो बनाई है, 3 से 4 महिलाओं को उम्मीदवार बनाता, उनमें से वो महिलाएं हैं कि जो लगातार जीत रही है। और आप महिला का नाम लेते हैं और एक राजस्थान में महिला को ठिकाने लगा दिया आपने। एक दूसरी महिला थी सुमित्रा महाजन, जिसकी देवी करके पूजा करते थे, उनको आपने लोकसभा लड़ने नहीं दिया, आखिर तक लटका के रखा और आखिर बेइज्जत होकर उनको घर बैठना पड़ा। ये महिलाओं के प्रति आपका स्नेह है। तो ये बताइए अशोक जी, आखिरी में, हाँ सॉरी, पहले आप कंप्लीट करिए, कुछ कर रहे हैं। नहीं, हो गया, बोलिए। नहीं, ये सवाल सिर्फ आखिर में कि भाई 5 महीने, 5.5 महीने लोकसभा चुनाव में, लगभग अप्रैल में चुनाव होगा और इसमें विधानसभा तो आ ही गया, 1.25 महीने बाद पहला चुनाव है एमपी में। अब इसमें अगर अचानक ओबीसी को लेकर, जैसे मुख्यमंत्री को लेकर क्यों बैठे, ये बताने के लिए कि हम तैयार हैं, जहां हमारी सरकार है वहां तैयार है, अशोक गहलोत तैयार है, भूपेश बघेल तैयार है, सिद्धारमैया तैयार है और हिमाचल के जो मुख्यमंत्री हैं वो तैयार है। वो यही बताना चाह रहे हैं कि हम सब तैयार हैं, हमारी सरकार बनेगी, पूरे देश में हम जाति जनगणना करेंगे। और वो जब बार बार 90 में 3 बता रहे हैं, 90 अफसर में 3 है, मतलब राहुल गांधी ने एक कहे तो एक प्रेमाइस खींच लिया, उसी प्रेमाइस पर सारी रैलियां हो रही है। शाहजहांपुर में एमपी की रैली में वही कहा, अभी 1-2 और सभाओं में वही कहा, 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस बीते दिनों में हुआ, तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही कहा। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बीजेपी का 2024 के लिए जो एजेंडा हो, मंदिर होगा और भी यूसीसी होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कांग्रेस का एजेंडा अब जाति जनगणना, ओबीसी और एससी एसटी के मुद्दे पर है। और ये कहते हुए राहुल गांधी प्रधानमंत्री को ओबीसी विरोधी, दलित विरोधी, एससी एसटी विरोधी कहते हैं। क्या आपको लगता है जनता इसकी टेकर होगी कि कांग्रेस ने अब ओबीसी के मुद्दे पर इतना फ्रंट फुट आकर कहना शुरू किया कि प्रधानमंत्री नाइंसाफी करते हैं और हम जातिगत जनगणना कराएंगे और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। जनता इस पर यकीन करके मोदी के लिए मुसीबत बनने वाला है क्या? अजीत जी, मंडल आयोग जब रिलीज हुआ तो इस देश के राजनीति के पैराडाइम शिफ्ट हो गए। जिले के 4-4 जिले के एक राजनीतिक दल उभर के आए, छोटी छोटी जातियों के नेता पैदा हो गए और उन्होंने हिस्सेदारी मांगी। और क्यों नहीं मिलनी चाहिए? एक एक गिने चुने लोगों की ठेकेदारी है क्या? यही राज करेंगे। कुछ ठाकुर, कुछ ब्राह्मण, कुछ भूमियार, कुछ मराठे, बस इन्हीं के हाथ में राज होगा। बाकी कब राज मांगेंगे, कब करेंगे? आप ऑर्नामेंटल किसी को एक सेकंड तो मंडल आने के बाद जो आपको एक क्रांति होती हुई दिखाई दी और अभी भी हो रही है। मंडल हैज बिकम अ सक्सेस स्टोरी इन गेटिंग द एस्पिरेशंस ऑफ द स्मॉल कम्युनिटी फॉर द पावर। अब उस स्मॉल कम्युनिटी में भी फर्क पड़ गया है। आप दलित बोलते, लेकिन दलितों में एक ग्रुप है वही राज कर रहा है, जबकि उसकी कैपेसिटी कम है। यदि आप जातिगत जनगणना करते हैं तो और माइक्रो लेवल पे जाके पावर शेयर हो सकता है। यदि ये बात आपने करी तो इसमें बीजेपी को क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं करना चाहती बीजेपी? इसमें हिंदू डिवाइड कैसा होगा? हिंदू को किसने डिवाइड किया? क्या वैदिक पीरियड में हिंदू डिवाइडेड था क्या?
जाति प्रथा कौन लाया? मंदिरों में, कौन से मंदिरों में दलितों को, कौन से वेदों में लिखा है, उपनिषद में लिखा है दलितों को बैन किया मंदिरों में? किसने किया बैन? ये सिस्टम चलती आ रही है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो लोग हैं, वंचित लोग हैं, मुझे इलेक्शन कमीशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पॉइंट अच्छा लगा, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि 24 जनजातियां ऐसी हैं कि जिनको अभी तक देश क्या कहाँ है पता ही नहीं। कोई लाइफ स्टैंडर्ड के कोई पैरामीटर उन तक पहुंचे नहीं है। हम जान पहचाने की बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है। वो कहते हैं उन 24 जनजातियों में से हमने लोगों को घेरा है, उनको रोल में लाया है और उनको वोटिंग भी करवाएंगे। दे शुड आल्सो बी अ पार्ट ऑफ इट। तो जब आप जनजातियां ढूंढ के ला सकते हो, तो फिर आप जातिगत जनगणना से विरोध क्यों करते हो? सीधी बात है। नहीं, मैं मेरा सवाल तो अभी तक बीजेपी एजेंडा सेट करती थी और विपक्ष को खेलते थे उनके पाले में। मुझे लगता है इस बार विपक्ष एजेंडा सेट कर रहा है और बीजेपी की मजबूरी है कि वो एक्सप्लेनेशन देने में वहां आ रहे हैं। ये कहना पड़ रहा है कि मैं ओबीसी हूं। एक सवाल सिर्फ, देखिए इसमें कोई शक नहीं कि मंडल की सिफारिशें लागू होने के बाद या मंडल आयोग का जब माहौल बना देश में, मंडल वर्सेस कमंडल, इसमें कोई शक नहीं कि बिहार में उसके पहले ब्राह्मण राजपूत ही होते थे मुख्यमंत्री, वहां से एक लालू यादव का इमरजेंस होता और पूरी राजनीति बदल जाती है बिहार की। लालू यादव, नीतीश कुमार और आज तेजस्वी और नीतीश। वैसे यूपी में राजनीति बदल गई, मुलायम सिंह, और उसके बाद पूरी राजनीति बदल गई, कल्याण सिंह भी आए, कांसीराम भी आए, सब कुछ। अब बात आती है, मैं जो कह रहा था कि भाई बीजेपी तो बार बार ये बताती है ना कि ओबीसी के असली हितैषी तो हम हैं, हमारा प्रधानमंत्री ओबीसी है, हमारे इतने मंत्री ओबीसी हैं, हमारे इतने सांसद ओबीसी हैं। उसके जवाब में राहुल गांधी कहते हैं हमारे 4 में से 3 ओबीसी मुख्यमंत्री हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जनता पार्टी मतलब वोटर क्या इसको इस तरह से समझेगी जैसे राहुल गांधी कहने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी हितैषी नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी का हित नहीं चाहते? क्या जनता, वोटर इसको इस तरह से लेगा? बिल्कुल लेगा, क्यों नहीं लेगा? जब जातिगत जनगणना के नतीजे आ गए बिहार में और पूरे देश ने उसको वेलकम किया, हर जगह उनके एस्पिरेशन बढ़ रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र में नहीं चाहते लोग, जो ओबीसी में भी कई लोग हैं, तो उनको भी चाहते कि हमको भी पता पड़े कौन कितना है? क्यों नहीं होना चाहिए? और यदि ये ओबीसी हितैषी है, इतने ओबीसीओं ने उनको सांसद बना दिया, ओबीसी समाज ने भर भर के दे दिया, तो फिर जातिगत जनगणना से इतना डर क्यों, दूर क्यों? मैं खुद ओबीसी हूं, तो फिर मैं ओबीसी के लिए एक जातिगत जनगणना यदि ओबीसी मांग रहे हैं देश की, तो क्यों नहीं दे रहे? और ये मुझे लगता है नतीजों में ये परिवर्तित होता हुआ दिखाई देगा आपको। जातिगत जनगणना और ओल्ड पेंशन स्कीम, ये 2 चीजें हैं। ये 2 चीजें 2024 के चुनाव में गले का हड्डी बनता हुआ नजर आता है मुझे, क्योंकि ये बहुत अहम है। ओपीएस का जो रैली हुई दिल्ली में, उसने आंखें खोल दी। कोई शक नहीं, ये बहुत अहम है। और ऐसे भी बिहार में, या जो ऐसे एक धारणा होती है 50-52% ओबीसी होंगे, लेकिन जब ये जातिगत जनगणना के जो सर्वे के आंकड़े आए तो पता चला 63% है, अपर कास्ट सब मिला के 15%। इसमें कोई शक नहीं कि अलग अलग राज्यों से ये मांग उठ रही है, उठेगी, और कांग्रेस ने इसमें लीड लिया है और इसका फर्क आने वाले वक्त में राजनीति में पड़ेगा। इसकी एक जमीन तैयार हो रही है और राहुल गांधी उसी जमीन को मजबूत करने में लगे हैं, ताकि वो लगे कि ओबीसी और एससी एसटी के हकों की मांग करने के लिए कांग्रेस मजबूती से मैदान में उतर रही है। और यही कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी ओबीसी और एससी एसटी की हितैषी नहीं है जितना हम है। अब यह देखना है अगले 5-6 महीने में इस पर राजनीति में राहुल गांधी कैसे फ्रंट फुट से खेलते हुए आगे बढ़ते। और एक ओपीएस का जिक्र किया, इसमें कोई शक नहीं ओपीएस एक बड़ा मुद्दा बनेगा। हिमाचल में हमने देखा ओपीएस एक बड़ा मुद्दा बना 1% से कम वोट से ही सही, लेकिन सरकार तो वहां कांग्रेस की बनी। फिलहाल अशोक वानखेड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। व्यक्तिगत तौर पर मैं भी मानता हूं जातिगत जनगणना भी होनी चाहिए और जिसकी जितनी हिस्सेदारी वाला जो एक फॉर्मूला है उसके आधार पर, हिस्सेदारी के आधार पर चीजें तय होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। फिलहाल इस बातचीत को खत्म करते हैं। अशोक जी नमस्कार, फिर मुलाकात होगी और दर्शकों को भी नमस्कार। चुनाव का मौसम है, लगातार बातचीत होती रहेगी। नमस्कार।